राजस्थान में उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री ज्योति मिर्धा। ज्योति जी, खींवसर में लोग कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव जो इस बार देखने को मिल रहा है, ऐसा चुनाव देखने को नहीं मिला। कैसे देखें इस बार खींवसर के चुनाव को? लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, पर वहाँ ज़मीन पे जाते हैं तो मुकाबला जो है वो दो ही लोगों के बीच में नज़र आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल। देखिए, अच्छी चीज़ इस बार ये है कि त्रिकोणीय अपन उसको कह सकते हैं, चाहे वो पेपर पर ही त्रिकोणीय हो, लेकिन उसमें ये समझ में आता है कि घालमेल नहीं हो रही है। ये पहला, मैं समझती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है कि एक फेयर इलेक्शन होगा इस बार। जिसको वोट देना चाहते हैं, हर बार दो पार्टियां एक साथ मिलकर के एक जने के सामने चुनाव लड़ती हैं, वो अपने आप में एक तरीके का बायस क्रिएट कर देता है लोगों के दिमाग में। दूसरा, जो कैंडिडेट है हमारे, वो बहुत पॉपुलर हैं, जनता के साथ में उनका बड़ा अच्छा जुड़ाव रहा है। विधानसभा के जब चुनाव थे 2023 में, तो भी वो बहुत छोटी मार्जिन से चुनाव हारे थे। आप जानते हैं कि उस समय माहौल जो था वो बहुत अलग तरीके का माहौल था। लोग कयास लगा रहे थे कि शायद कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, शायद बीजेपी की सरकार ना बने, शायद हंग विधानसभा बने। और उसमें हनुमान बेनीवाल जी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि भाई, जहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस के अगर घाटा रहेगा और सरकार बनने में मेरी एक अहम भूमिका रहेगी और चाबी हमारे पास में रहेगी सरकार की। तो उन परिस्थितियों में केवल मात्र 2000 वोटों से रेवत जी का चुनाव हारना, उन परिस्थितियों में आज कितना अंतर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस टाइम अभिनव पार्टी के अशोक चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने अब की बार रेवत डांगा जी को समर्थन दिया है। दुर्ग सिंह जी ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ लिया था उस समय। वो आज की तारीख में आप देखेंगे तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आज कांग्रेस के जो एक प्रबल दावेदार रहे हैं हमेशा टिकट के, सुखवीर जी चौधरी जो हैं, वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो आप देखिए कि अगर संख्या के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में जो गणित है वो हमें दिखाई दे रही है। मैडम, ये दुर्ग सिंह जी का नाम आपने लिया, कितना फ़ायदेमंद आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के फेवर में जाएगा दुर्ग सिंह का आना, या लोग सुनेंगे क्या? देखिए, सबका अपना अपना एक प्रभाव होता है। दुर्ग सिंह जी ने कई बार चुनाव लड़ लिया वहाँ पर। एक छोटी अपनी एक उन्होंने अपना एक वो बना रखा है, एक उनका अपना एक काडर है जो उनके साथ चलता है, और उसका मुझे पूरा विश्वास है कि उसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो अगर सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग अगर साथ आकर के जुड़ते हैं तो एक माहौल, अलग ही तरीके का वाइब्रेंट माहौल खड़ा होता है, जो आज हमें खींवसर में देखने को मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल एक वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि खींवसर की पार्टी है, आरएलपी की राजधानी ही खींवसर है, मुझे हरा दो, खींवसर को मत हराओ। इस तरीके की जो बातें वहाँ पे चल रही हैं, ये कितना वोटर के ऊपर प्रभाव डालेंगी और क्या वोटर वापस? देखिए, वो एक अलग तरीके की राजनीति करते आए हैं। हमेशा वो अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ की पोजीशन से हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार वो अपने आप को देख रहे हैं कि धरातल के ऊपर के भाई पैरों के नीचे से ज़मीन सरक रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो तीसरा फ्रंट होने का दावा करते थे, जो सरकार बनाने का दावा करते थे, जो किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने की बात किया करते थे, आज जब 7 जगह विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस, उन्होंने सिर्फ एक खींवसर के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा करा, और कैंडिडेट भी ऐसा कि उनको दूर छोड़ करके, जो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोले हैं, उनको आज आकर के अपने भाई की भी टिकट काट करके और अपनी वाइफ को टिकट देनी पड़ी। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी सिमट करके पार्टी रह गई है कि वो खींवसर की पार्टी नहीं, वो सिर्फ उनके घर घर की पार्टी रह गई है। और वो अपनी प्रतिष्ठा दाव पे है, इसीलिए वो हर तरीके के इमोशनल भाषण भी देंगे लोगों को। जिसको हाथाजोड़ी करनी है हाथाजोड़ी भी कर रहे हैं, जिसके पैर पड़ना है उसके जाकर के रात को पैर भी पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि जनता अब समझ चुकी है कि गेम क्या था। अब 6 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतार पाना, ये कौन सा तीसरा फ्रंट इस तरीके की चीज़ करेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। एक सरपंचों को लेके मैडम चर्चा चल रही है। ये कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल सरपंचों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भविष्य में जब पंचायती राज के चुनाव होंगे तो बड़ी पार्टियों का फैसला उनके आला कमान से होगा, मुख्यालय से होगा, लेकिन वो खुद मुख्यालय हैं और वो अपनी सिंबल दे देंगे, उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, सरपंच बनाएंगे। ये तक बातें आ रही हैं कि रेवत राम को प्रधान बनाने वाले ही वही थी। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली है। जगह जगह उन्होंने भाषण दिया कि मैंने जिसको, हमारे यहाँ पे हम एक नर्सरी थे, एक पौधशाला थे, हमारे यहाँ से लोग तैयार हुए और तैयार होकर के और जा कर के और सब जगह पर नेता बन गए। इसमें एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है कि अगर उनके पीछे लोग नेता बन रहे थे तो उनकी सीटें, उन्होंने तो 78 लोगों को टिकट दे दिए थे विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा क्या हुआ कारण कि लोग जो छोड़ करके गए वो तो जीत गए,
और जो उनके साथ उन्होंने टिकट दिए उनमें से सिमट करके 3 से 1 पे आ गया उनका आंकड़ा। और ये क्या कारण है कि उनको मतलब ये जहाँ किसी परिवार के सदस्य को देने की ज़रूरत पड़ गई, ये खींवसर की सीट भी उनको, ये अपने आप में बताता है कि उनकी कमज़ोरी है। रही बात सरपंचों की, तो पहली चीज़ ये है कि ये बरगलाने वाले बयान हैं। सरपंच इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं, कोई पार्टी का टिकट दिया नहीं जाता सरपंचों के चुनाव के अंदर। उनके साथ समस्या ये आ रही है कि सरपंच उनके साथ लगे हुए नहीं हैं। आप देखिए कि मुंडवा पंचायत समिति जहाँ के प्रधान रेवत जी की वाइफ हैं, वहाँ पे इन्हीं की पार्टी से रेवत डांगा जी शुरू में प्रधान बने थे, लेकिन वो चाहते, अशोक गहलोत जी के इतने नज़दीकी रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी, वो चाहते तो उन पंचायत समिति का पेमेंट करवा देते। उन्होंने जानबूझ करके वो पेमेंट रुकवा रखा था और ये विधानसभा के चुनाव के बाद में हम लोगों ने रिलीज़ करवाया, तो वो सारे सरपंच आज उनके खिलाफ हो रखे हैं। तो इसीलिए इनको बरगलाने के लिए इस तरीके के भाषण देने पड़ रहे हैं। 40 सरपंच एक जगह इकट्ठे होकर के और रेवत डांगा जी के पक्ष में आए थे। मेरे यहाँ पे नागौर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें रेवत डांगा जी आए थे जब, तो ये उनको मतलब धरातल से ज़मीन सरक चुकी है और ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो। लोगों के अंदर जो माहौल बनता है वो सरपंचों के, कहीं कहीं जा रहे हैं हनुमान जी के, वहाँ लोग ही नहीं इकट्ठे हो रहे, उनको दूसरी विधानसभाओं से लोगों को बुलाना पड़ रहा है, दूसरी यहाँ तक कि दूसरे ज़िलों से लोग आकर के साथ लग रहे हैं ताकि साथ में भीड़ चलती हुई दिखे। अगर आप उनके साथ वाले लोगों के अगर एक डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा भीड़ बाहर की है जो चल रही है साथ में। मैडम, खींवसर का जो चुनाव होता था वो बाहुबल का चुनाव होता था, अब शब्दों का प्रयोग होना और बड़े ही बाहुबल के साथ में चुनाव लड़ना, लेकिन इस बार में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। रिछपाल जी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई इस बार भी अगर बेनीवाल जीत जाए तो परमानेंटली उसको बालियाँ पहना दो कि यही एमएलए। तो कैसे देखें इसको? हाँ, उसका आप समझिए कि खींवसर की राजनीति पहले एक बड़े अच्छे स्तर की हुआ करती थी। इसका जो स्तर गिरा है वो हनुमान जी के आने के बाद में गिरा है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके की राजनीति करनी शुरू कर दी कि यहाँ कैंडिडेट खड़ा करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, अपने समाज के लोगों को गिराना शुरू कर दिया, हराना शुरू कर दिया पार्टी के अंदर, मतलब इस तरीके की वो राजनीति कर रहे थे। उनकी राजनीति का स्टाइल ही यही था। अब जब उनको समझ में आ रहा है कि भाई जनता में इसका नेगेटिव मैसेज गया, तो उन्होंने भी अपनी भाषा को थोड़ी सी लगाम देना शुरू किया। रिछपाल जी का जो बयान था उसको गलत तरीके से कोट करा गया, उसको गलत तरीके से कोट करा गया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई आप किसी बकरे को अगर अमर करते हैं तो उसके कान में कुड़क पहना देते हैं। तो उन्हीं का एक बयान और भी आया था कि भाई कुड़क पहनानी है या नाथ पहनानी है, ये दोनों का इन दोनों का फर्क आप बता दो। इन दोनों का फर्क सुनने वाले हमारे दर्शक केवल खींवसर के नहीं है। देखिए, कुड़क पहनाने का मतलब होता है कि किसी बकरे को अगर आप अमर बकरा बना देते हो तो उसको कान के अंदर एक बाली पहना देते हैं, मतलब उसकी कभी बलि नहीं होगी, उसकी बलि नहीं चढ़ती है। तो उन्होंने ये पब्लिक पे ये फैसला छोड़ा था कि भाई ये आप लोगों की ताकत है कि आप उसको अमर बकरा बनाओ, कुड़की पहराओ, या आप उसके नाथ डाल करके उसको रेन इन करके रखो, उसको पालतू बना करके अपने हिसाब से चलाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हिसाब से खींवसर की जनता क्या चाह रही है जी? इस बार मुझे लग रहा है कि नाथ डाल कर पालतू या अमर नहीं, वो नेताजी को वो भी चाहते हैं। देखिए, बहुत लोगों की एक भावना ये भी है कि नेताजी जिस तरीके की राजनीति करने लग गए हैं वो जनता की जो भावना है उसके काफ़ी विपरीत है। तो शायद कहीं ना कहीं जनता भी उनको एक रास्ता दिखाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो हैं नहीं, आरएलपी के नेताजी होंगे जिनकी बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे सीधे सरल इंसान हैं, वो लोगों में घूमते हैं और अपना पॉजिटिव तरीके की राजनीति करते हैं। उनको तो अगर कोई कहता भी है कि साहब यहाँ पे थोड़ा सा करंट निकाला जाए तो कहते नहीं, अब की बार छोड़ दो, अब की बार मदद कर देगा। वो सरल हिसाब से खींवसर की स्थिति क्या रहेगी, क्या आपका आंकलन है? 23 तारीख को नतीजे निकलेंगे जब चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है जनता का। मुझे लगता है अच्छे मार्जिन के साथ इस बार वाली स्थिति यहाँ रहेगी या वहाँ? अच्छे तरीके से सरप्राइज, नॉट अ शॉक। चौंक जाएंगे? नहीं, सरप्राइज वाली स्थिति रह सकती है, शॉक वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो साहब, ये आप सुन रहे थे ज्योति मिर्धा को, जिन्होंने कहा कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो जो नतीजे होंगे वो काफ़ी सरप्राइजिंग होंगे, शॉकिंग होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल वहाँ जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जो आज जो हनुमान बेनीवाल की स्थिति है, जनता को काफ़ी हद तक ये आस थी कि हनुमान बेनीवाल इसी तरीके का हनुमान बेनीवाल अपना मामला रखेंगे। तो अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को लोग किस पक्ष में जाते हैं, किस तरफ जाते हैं। बातें दोनों पार्टी अपनी अपनी रख रही हैं, बातें दावे दोनों पार्टी कर रही हैं और जीतने का दावा भी दोनों तरफ से किया जा रहा है। पर यह बात तय है कि खींवसर के अंदर चुनाव जो है वो कागज़ों में त्रिकोणीय है, पर चुनाव केवल और केवल हनुमान बेनीवाल आरएलपी और चुनाव
वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रेवत राम डांगा के बीच में ही नजर आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।